पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चलने को तो एक पाँव से भी चल सकते हैं लोग, चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दोस्तों, कल की जो छुट्टी हुई थी अपनी, ऐसे मान लीजिए बारिश के कारण कल की छुट्टी हो गई थी, और हाँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज अपन पुनः उसी जो है अंदाज में पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने जो है कक्षा 6 की स्टार्ट कर रखी है किताब, और वो हमने कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रखी है। जो मेरे साथी नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमारी पूरी तरह कंपटीशन की क्लास है। देखो दोस्तों, जब मकान बनता है तो नींव जरूरी होती है, और नींव मजबूत होती है तो मकान सुंदर और मजबूत बनता है। तो अगर आपको मकान अगर जो है मजबूत बनाना है, तो यहाँ से आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, यहाँ से आपको केमिस्ट्री, यहाँ से आपको बायोलॉजी अपनी मजबूत करनी होगी। और ये मजबूत कब होगी? जब हम छोटी कक्षाओं के एनसीईआरटी, जहाँ से हर एक कक्षाओं में हर एक एग्जाम में सवाल बनता है, और उन सवालों को हम लोग अगर यहाँ पे हल कर लें, अगर उन सवालों को और इस एनसीईआरटी को हम लोग जैसे बच्चे पढ़ते हैं उस प्रकार से हम इसको पढ़ लें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस जो है कक्षा से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से कि हम लोग 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जिसके जो भी डाउट होंगे वो सब इसमें क्लियर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय तो लगता ही है। तो हाँ, इसलिए मैंने बोला कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव पे भी चल रहे हैं लोग, लेकिन आप लोग जो मेरी फैमिली है वो अगर जरा भी साथ दे तो और बात है। स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक, जो है 6 पाठ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 7वां पाठ या फिर लेसन 7 जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और फिजिक्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपकी गति आएगी, जिसमें दूरियां आएगी, बल आएंगे, और हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, क्लास के पहले लाइक मत करना, क्लास के आखिरी में जाते जाते लाइक जरूर कर देना। मैं बहुत ही शिद्दत से और जिस प्रकार से छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं उस प्रकार से आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये कक्षा सभी के लिए होगी, सभी के लिए अनिवार्य है। तो हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलते हैं। क्या बोल रहा है कि पहेली और बूझों की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही है। यानी कि जैसे जब गर्मी की छुट्टियां होती है तो हम क्या करते हैं, जब हम छोटे थे तो क्या करते थे, लंच होता था उसमें बैठ जाते थे और बात करते थे, मारा मामा का तो यो है, मारा मामा तो फलानी जलानी जगह लेर गया मैंने, मारा मामा का तो मैं बैलगाड़ी में गयो, है ना। तो ये बातें हम लोग करते हैं, हम लोग रेल में गए, हम बैलगाड़ी में गए, नहीं हमारे मामा तो क्या है विदेश में रहते हैं तो हम वायुयान में जाएंगे। तो ये बातें कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं। एक विद्यार्थी बोल रहा है कि हम जो है वो वायुयान में गए थे। एक विद्यार्थी कह रहा है कि पहले तो मैं ट्रेन में गया था, फिर मुझे बस मिली, और फिर हम मेरे जो गांव है मेरे मम्मा का वो थोड़ा सा साइड में पड़ता है तो हम लोग बैलगाड़ी में बैठ के गए थे। एक बोल रहा है कि यार हमारे जो मामा का गांव है वो किसी टापू पे है, और किसी टापू पे जाने के लिए नाव की जरूरत होती है, जहाज की जरूरत होती है, तो हम तो उसमें गए थे और साथ में हम लोगों ने मछलियां भी पकड़ी। तो ये सब बातें कर रहे थे। ठीक है, इसके पश्चात अब आपको आगे बात कर लेते थोड़ी, है ना। इसके पश्चात अध्यापक ने जो है विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिसमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णना, यानी कि छोटे छोटे पहिए वाले वाहन जो मंगल ग्रह की धरती पर चलते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रयान 3 गया, और उसमें हम लोगों ने बार बार एक शब्द का नाम लिया, रोवर। अरे रोवर, अरे रोवर होता क्या है? रोवर, वो रोवर उसमें छोटे होने, कॉम्पैक्ट होने और कम वजन के साथ साथ वो जो रोवर होता है उसमें कई कैमरे लगे होते हैं, छोटे छोटे पहिए होते हैं, जिस पहियों के कारण वो जो है किस पे चल पाता है, वो चंद्रमा की धरती या फिर अंतरिक्ष में चल पाता है। दूसरी बात, अब इस रोवर को लेके कौन गया? कौन लेके गया? अंतरिक्ष यान। ठीक है, आप तो भाई ऐसा तो है नहीं कि हवाई जहाज को यहाँ से उड़ाया और वो आपको अंतरिक्ष में जाके छोड़ आएगा, नहीं। उसके लिए आपके जो गुरुत्वाकर्षण बल है आपकी पृथ्वी का, उसके जो एक वेग की जरूरत होती है, उसके लिए 11.2 किलोमीटर
कि अगर रफ्तार से हम लोग 1 सेकंड में जाएंगे तभी उस वेग को जो है या फिर उस चादर को जो है हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि एक जो चीज एक और आपको समझने की जरूरत है कि अगर हमको अंतरिक्ष में जाना है तो हमको हमारे जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको पार करना होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है। बात करें इन वाहनों को मंगल तक ले जाने के लिए किसकी जरूरत है? अंतरिक्षयान की। ठीक है। अब हमें सीधी सी अपने टॉपिक पे आना है, ज्यादा कुछ बातें मैं नहीं करूंगा। जो छोटे बच्चों को हम लोग बातें बताते हैं ना वैसे मैंने आपको बताई है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो विज्ञान पढ़ने में कभी मजा नहीं आता है, खास करके फिजिक्स पढ़ने में बहुत बोरिंग होते हैं जब हम लोग ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट या फिर किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि रीट की फिजिक्स भी हमको पढ़ने में मजा नहीं आता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ फिजिक्स को जीरो से समझेंगे ना तो फिजिक्स बहुत ईजी लगेगी, केमिस्ट्री को जीरो से समझेंगे बहुत ईजी लगेगी, बायो को हम लोग अगर बायो तो आप लोग बोलते हो कि बायो जो है रटने का सब्जेक्ट, नहीं भाई नहीं, बायो रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बायो समझने का है, फिजिक्स समझने की है, केमिस्ट्री समझने है। जो ये मैथ वाले अपने आप में गुमान करते हैं ना, ये गुमान करना बंद कर दीजिए। आपकी मैथ भी रटने की है। अगर आपको किसी ने 1 × 1 = 1 बताया होगा तो वो भी रटाया ही होगा। क्या इसको आप लोग जो है वो अच्छी तरह से वो कर सकते हो? क्या इसका सॉल्यूशन या फिर इसको जो है आप लोग डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो बात कर रहे थे यातायात की कहानी की। यातायात की कहानी में बोल रहा है कि प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात का कोई साधन नहीं था। जब आदि मानवों की बात थी तब यातायात का कोई साधन नहीं था और वो क्या करते थे? पैदल चलते थे। सीधी सी बात है। और कोई अपना सामान भी अगर उनके पास होता था तो पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में जो है मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग किया गया। भाई बैलगाड़ी आई। ठीक है। अब पहिए का आविष्कार हुआ। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है क्या किया? बैलों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे साइकिल आई। ऐसा ये सब इसमें बताएंगे, है ना। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का प्रयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों जिससे खोखली गुहिका बनाई जाती थी। भाई बांस जो होता है, बांस वो पहले उपलब्ध होता था या नहीं होता था वो पता नहीं है, लेकिन वो जो बड़े बड़े लकड़ी के जो होते थे उनको अंदर से क्या है खोखला किया जाता था। और खोखला करेंगे तो किसी भी चीज को तो वो तैरेगा उस पे। ठीक है। उसके बाद फिर नावें बनाई गई। उससे फिर एक जैसे आपके किसी पानी है, एक तालाब है, तालाब में एक मछली तैरती है। अब किसी जैसे मैं गया, भागचंद जी सर गए और सुहागचंद जी सर ने देखा कि यार मछली में जो है वो मछली तैर क्यों पा रही है? यार इसकी बॉडी ऐसी है इसलिए तैर पा रही है। अगर मैं किसी इस मछली की बॉडी कोई और जैसी होती तो वो तैर नहीं पाती। तो फिर मैंने क्या दिमाग लगाया कि यार मैं एक काम करता हूँ, मछली जो है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। ठीक है। मछली कुछ इस प्रकार की दिखती है तो मैं ऐसे करता हूं कि ऐसे ही प्रकार की एक नाव का निर्माण करता हूं और इस नाव में मैं बैठ के घूम सकता हूं क्या? फिर उन्होंने ट्राई किया होगा और क्या बन गई? नाव का आविष्कार हो गया। ठीक है। तो मैंने नहीं किया आविष्कार, आविष्कार तो जिसी ने किया होगा, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। बात की इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया और ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थी। यानी कि अभी मैंने जो बात बताई ना, ठीक है। और मछलियों की जो आकृति होती है ये धारा रेखीय होती है। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं मछलियों की आकृति कैसी होती है? धारा रेखीय आकृति होती है। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहियों के डिजाइन में सुधार किया गया। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया गया, जैसा अभी मैंने पहले बताया आपको। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों, जहाजों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन के चालित सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का क्या किया गया? आविष्कार या निर्माण किया गया। और इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक, बस, स्वचालित वाहन आए। और इन सब चीज़ों के बारे में तो हमको पहले से ही पता है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे देखो इनमें क्या है कि ये स्टोरी लाइन इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको पता नहीं होता है कि पहले रेल बनी। अब जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार मैं इंटर्नशिप पर गया था, है ना, किसी स्कूल में, तो वहाँ एक
बच्चे ने मुझे डायरेक्ट ही, क्योंकि मैंने गया और मैंने पूछा उनको कि चलिए हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे, और मैंने उनको बताया कि मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ और विज्ञान का टीचर हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा सर आप विज्ञान के टीचर हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर, आप हमको पढ़ाने आए, लेकिन सर मेरा एक सवाल है। मैंने बोला कि यार मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं, आपका सवाल भी आ गया। फिर उन्होंने बोला कि सर ये बताइए कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। तो फिर बच्चों को ये पता नहीं होता कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। जब वो हम लोग जब इवोल्यूशन पढ़ते हैं, है ना, धीरे धीरे जब हम लोग बायो में अंदर घुसते हैं, तो फिर हमको पता चलता है कि हाँ भाई पहले इस प्रकार से उद्विकास विकास हुआ और फिर जाके हमारे क्या आया, जो है वो मुर्गी बनी या फिर जो भी जीव बने, तो वो सब हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे मैं उनको समझा भी रहा था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि सांप से जो है वो क्या पक्षी बन सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है, नहीं बन सकते। तो बच्चे के ये चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए पाठ इसी तरीके से कलात्मक रूप से बनाए गए हैं। ठीक है, जल पर परिवहन के साधनों के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिसमें बाद में सुधार किए गए, इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी एकल अभी शुरू शुरू में जो है आपने सुना होगा, गदर फिल्म देखी है ना आपने, गदर फिल्म में कोयले की जो कहानी आती है लास्ट में, जब कोयले को रेल को भगाना होता है, जब वो कोयला भर भर के डालते हैं, तो शुरू शुरू में कोयले वाली रेल चली होगी, फिर इन्होंने डीजल वाला इंजन बनाया, फिर डीजल से इन्होंने जो है वो अभी इलेक्ट्रिक इंजन आ गया, है ना। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे जो है विकास हुआ। अब ये बोल रहा है एकल रेल, प्राध्वनिक जिसको सुपरसोनिक वायुयान बोलते हैं, वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। यानी कि अगर इन सब के बारे में पूछ ले कि ये कौन सी शताब्दी में बने हुए हैं, विद्युत रेलगाड़ी हो गई, आपके एक पटरी रेल जो है वो हो गई, आपके पराध्वनिक हो गई, सुपरसोनिक जिसको बोलते हैं हम लोग वायुयान और अंतरिक्ष यान हो गए, ये 20वीं शताब्दी में आई। और अभी कौन सी शताब्दी चल रही है प्यारे मित्रों, 21वीं शताब्दी। ठीक है, तो तो ये बोल रहा है कि परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं, इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन दे दें, हालांकि ये बच्चों के लिए है, कि आपको बोले कि इनमें से सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या बनेगी, बताओ क्या बनेगी, अपने बैलगाड़ी, फिर 2 नंबर पे साइकिल आ जाएगी, फिर 3 नंबर पर जैसे बस आ गई, फिर 4 नंबर पे जैसे हमने ट्रेन कर लिया, या फिर 4 नंबर 5 नंबर पे ये कर लिया, या फिर 6 नंबर पे जैसे, तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग जो है इंपॉर्टेंट बात ही करेंगे। अध्यापक के सुझाव पर जो है स्टूडेंट ने क्या किया कि डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया, और डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया गया, जैसे यहाँ बनाया गया, ये एक चिन्ह है। ठीक है, तथा बाद में तथा डेस्क को दोनों बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा, सॉरी, ये चिन्ह बनाया गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक रेखा खींच ली। ठीक है, ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं। तो बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। भाई दोनों क्या गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन है। फिर उन्होंने जो है गिल्ली और डंडे का प्रयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया। ऐसा लगता है कि डेस्क की जो लंबाई है वो 2 डंडों की लंबाई तथा 2 गिल्लियों के मध्य लंबाई के योग के बराबर है। जैसे मान लो यहाँ पे एक डंडा रख दिया, ठीक है, और यहाँ 2 छोटी छोटी गिल्लियां रख दी। ठीक है, तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि 2 डंडे और 2 गिल्ली, 2 डंडे और 2 गिल्लियों की जो लंबाई है उसके बराबर इस जो डेस्क की लंबाई होगी, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, योग के बराबर है। डेस्क के मध्य रेखा खींचने पर दोनों प्रश्न दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया, जिसमें डेस्क का आधा भाग जो है लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली के बराबर है। यानी कि दोनों को अगर बराबर बराबर भाग मिला तो दोनों को बराबर बराबर इस प्रकार से भाग मिल गया, जिसमें एक डंडा और एक गिल्ली का जो है अनुपात उसको मिल रहा है, और एक डंडा और एक गिल्ली का इसको मिल रहा है दूसरे को, है ना। ठीक है, दोनों भाइयों को। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद में जो है कुछ दिनों बाद में जो खींची गई रेखा है वो मिट जाती है। अब बूजो का जो पुराना डंडा गिल्ली है वो खो जाता है। अब उसके पास गिल्ली और डंडे का जो है नया सेट आ जाता है। वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते दिखाई देते हैं। देखो इस प्रकार से मापते हैं, लेकिन अब इस बार क्या हुआ
एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्योंकि डंडा और जो गिल्ली है उनकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई है ना। तो जब डेस्क की लंबाई गिल्ली और डंडे से नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे लगभग 2 डंडों तथा 1 गिल्ली के बराबर है। यानी कि पहले तो क्या है कि जो डंडे और गिल्ली की लंबाई थी वो अलग थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, गिल्ली और डंडे की लंबाई क्या हो गई, अलग हो गई। ठीक है, तो यानी कि अगर पहले कोई अगर 5 सेंटीमीटर था कोई डंडा, तो अब वो डंडा और गिल्ली 5.5 हो गया। तो ऐसा हुआ कि वो जो पहले वाली जो हम लोगों ने रेखा बनाई थी वो तो हट गई, लेकिन अब अगर हम लोग मापेंगे तो 2 डंडे और 1 गिल्ले के बराबर ही लंबाई बचेगी। तो अब दिक्कत हो गई कि यार दोनों को बांटे कैसे। ठीक है, तो लंबाई के बराबर हो परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है, ये तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें, अब क्या करेंगे कि जो है क्या सुझाव देंगे कि ताकि वे डेस्क को पूरी लंबाई माप लें, क्योंकि वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट और गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, तथा आप सोच सकते हैं कि ऐसा करने के वैसे ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। सही बात है। वह एक कार्य कर सकते हैं, ये एक छोटी डोरी ले सकते हैं और दोनों इस पर दोनों 2 चिन्ह लगाएं। यह डोरी की एक लंबाई होगी। वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं, यानी कि वो उसकी जगह क्या ले सकते हैं, एक डोरी ले सकते हैं और डोरी पे जो है एक निशान लगा के 2 चिन्ह लगा के जो है उसकी लंबाई को जो है 2 पदों में लंबाई को जो लंबाई के पदों में माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरी को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं। वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा और 1/4 तथा 8वां भाग कर सकते हैं। अब संभवतः पहली तथा बुजो डेस्क की तार लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। यानी कि अगर उनको मापना है तो वे डोरी को जो है मोड़ेंगे और डोरी को मोड़ के आधा भाग या फिर ऐसे मान लो कि 1/4 कर देंगे या फिर 1/8वां भाग कर देंगे, तो फिर क्या होगा, उससे दो है दोनों को समान समान जगह मिल जाएगी। अब एक और आगे बात करते हैं। बोल क्या रहा है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने ज्यामिति बॉक्स जो ज्योमेट्री बोलते हैं उसके पैमाने का उपयोग करके अपनी समस्या का हल भी कर सकते हैं। यानी कि जो मानक पैमाना है, ये बोल रहा है कि बूझो ने पढ़ा कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे, तब वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। अब देखो यहां तक पढ़ने में आपको मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगा होगा और समझ में नहीं आई होगी चीज, लेकिन इसकी एक चीज में डायरेक्ट कि आपको गति तक लाना चाहता है कि सॉरी दूरी तक लाना चाहता है कि दूरी होती क्या है। और पहले के जमाने में जब मानक पैमाने नहीं होते थे, आपके जो है आपके अगर ज्योमेट्री में स्केल नहीं होता था, तो हम लोग दूरियां कैसे मापते थे, तो ये वो बताना चाह रहा है। कुछ आप समझने योग्य बातें करेंगे, ऐसे अभी हम लोग मापन भी पढ़ेंगे किस प्रकार से मापन होता है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हम लंबाई तथा दूरी को मापने की आवश्यकता होती है। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, इसके अलावा मेरे दादाजी एक कारीगर थे। कारीगर मतलब कि जो मकान बनाता है, ठीक है, तो कारीगर या फिर मिस्त्री जो मकान बनाते हैं, तो मेरे दादाजी पहले अपने अनुभव से माप लेते थे या फिर कोई एक लकड़ी का टुकड़ा रखते थे। जब उनके पास गुणिया, जिसको हम लोग गुणिया बोलते हैं, गुणिया आप जानते हो नहीं जानते हो, इस एंगल का होता है, आपने देखा होगा कारीगरों के पास इस एंगल का, है ना, ऐसा कुछ गुणिया होता है। तब उनके पास नहीं होता था तो वो इसका उपयोग करते थे और उनके पास क्या होता था, सूत भी होता था, सूत। अब और एक और चीज बताता हूँ, उनको लेवल अगर मापना होता था किसी भी अगर फर्श का लेवल, कि इसका अगर लेवल इस तरफ झुका हुआ है तो वो कैसे मापते थे, तो वो एक नलकी रखते थे, जैसे मुझे याद है एक बहुत बड़ी जो है बिल्कुल पतली पाइप रखते थे और इसमें पानी भरते थे और पानी भर के जो है वो इससे लेवल मापते थे। तो मापने के पहले के पैमाने और आज के पैमाने में अब तो लेवल के लिए एक ऐसा पैमाना आने लग गया, एक ऐसा कुछ पैमाना आता है और उसमें यहाँ पे कुछ पारा, जिसको हम लोग HG बोलते हैं, पारा, वो भरा होता है, तो वो अब आसानी से इसको माप सकते हैं। ठीक है, तो दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। ठीक है,
उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से पैर की एडी तक लंबाई रेखीय लंबाई के बराबर है। ये कमरा कितना लंबा है, ये डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। इन सब प्रश्नों में एक समान बात है कि ये दो स्थानों के बीच की दूरी संबंधित है। दो स्थान मेज के किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जो है जम्मू से या फिर कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं तो इतने दूर भी कुछ हो सकता है, या फिर इससे भी कोई दूरी ज़्यादा हो सकती है। जब हम लोग पृथ्वी से लेके आपके अंतरिक्ष तक की बात करते हैं तो ये कुछ ना कुछ सब दूरी की बात कर रहे हैं कि एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं और बहुत पास में भी हो सकते हैं। तो दो चीज़ों को हम कैसे माप सकते हैं कि दो चीज़ें कितनी पास में हैं और दो चीज़ें कितनी दूर है, या फिर किसी की लंबाई कितनी है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एडी से चोटी की लंबाई कितनी है, इस टेबल के इस कोने से लेके उस कोने तक की लंबाई कितनी है, या फिर दिल्ली से लखनऊ कितना दूर है, या फिर आपके पृथ्वी से अंतरिक्ष या चंद्रमा कितना दूर है। तो ये सब चीज ये हम लोग मापते हैं। अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाई मापते हैं तो हमें सही में क्या करना आवश्यक है, सही रूप में क्या करना आवश्यक है। अब कोई क्रियाकलाप दिया हुआ है कि इस क्रियाकलाप में जो है कुछ मापन हम लोग पढ़ेंगे कि एक एक करके जो है वो हम लोगों को समूह आइए इस क्रियाकलाप के को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा की कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापे। जैसे हम लोग करते हैं ना, कबड्डी खेलते तो पाले नहीं मानते क्या, वैसे हम लोगों को करना है। तो इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा ये भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है हो सकता है। हम लोग कई बार पाला मापते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, कहीं किसी का पाला बड़ा है किसी का पाला छोटा कर लेते हैं, है ना। देखो ये पाठ पढ़ते हैं ना तो बचपन की बहुत यादें आती है। तो मैं बीच बीच में अपनी अपनी कहानियां सुनाते रहूंगा जिससे आप बोरिंग नहीं हो, ठीक है। बात करें कि पहले की बात ही अपने पैर की भाग की मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी में ये कुछ करना है आपको, जो अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से भी हम लोग मांगते हैं, बुलात नहीं करते, अपन बूथ से मापते हैं। ब्लासिस्त बोला है इसे, बालिस्त बोला है, बालिस्त से माप सकते हैं। तो यहाँ एक परिभाषा आ रही है, उस परिभाषा को हम लोग जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। हमें ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। जो ज्ञात हो जाती है उसे मात्रक कहते हैं। और किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है और एक भाग संख्या है और दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए हम लोग जो है, उदाहरण के लिए एक क्रियाकलाप एक में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके पैर 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई क्या है, एक मात्रक है। यानी 12 तो क्या एक संख्या है और पैर की लंबाई हमने मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है। अब हम इसकी जगह बांस का उपयोग ले सकते हैं, किसी लकड़ी का, डंडे का, किसी का भी उपयोग ले सकते हैं, वो अपने अपने ऊपर आधारित है, ठीक है। अब सारणी 1.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। क्या आपके प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर है? क्या सभी के लिए अपनी अपनी बालिस्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपकी बालिस्त लंबाई में आपके मित्रों से बालिस्त से भिन्न हो सकती है। बिल्कुल बात। अब जैसे मैं अगर अभी कक्षा 6 में पढ़ा रहा होता तो मैं ये बच्चों को बोलता कि बच्चों एक काम करो, आप अपनी हथेली से किसी मेज को मापिए। अब जैसे कोई बच्चा है वो मापता, अब सामान्य सी बात है कि मेरी हथेली उस बच्चे की हथेली से बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी 5 हथेलियों के बराबर ही उस मेप की लंबाई है। ये मेरी 5 और उसकी 5 में अंतर हो सकता है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाई के में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसीलिए जब आप अपने बालिस्तों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति प्रयोग करते हैं, किए गए माप के किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो वे ये समझ नहीं पाते कि लंबाई वास्तव में कितनी है। अब जैसे मैं जाके प्रिंसिपल साहब को बोलूं कि सर ये जो मेज है वो 5 बुलात लंबी है। अब प्रिंसिपल साहब आके बोले मुझे कि मैं एक बार माप के देख लेता हूँ, तो उनकी 4
तो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी हथेली का माप और मेरी हथेली का माप बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यही बात हम लोग कर रहे हैं। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के लिए कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। अब मापन के मानक मात्रक, अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। अब यहां से आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में प्रयोग किया सामान्य उपयोग है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का प्रयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित हुआ। भाई हड़प्पा जो क्षेत्र है उसमें जब खोज हुई, जब उनको खोदा गया उस जगह को, तो उसमें बहुत सारे मापन की जो है इकाइयां उनको देखने को मिली, जो कि आपके एक प्रकार से क्या थे परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने का प्रमाणित जो है वो परिशुद्ध रचनाएं थी। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता दी। यानी कोहनी से लेके जो अंगुली का छोर होता है उसको उन्होंने बोला कि इनकी जो लंबाई है उसको जो है वो हम लोग क्या क्या करेंगे, मान्यता प्राप्त करेंगे। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, फुट किस लिए करते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न भिन्न होती है। लोग एक गज कपड़ा फैली बाहों के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते हैं। ऐसा बहुत सारी जगह देखा होगा आपने, कपड़ा वाले की दुकान पे वो अगर मापते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसा करके, ऐसा लंबा, अब मैं कैसे बताऊं आपको, ऐसा हाथ करके दिखा देते हैं कि हाँ ये 1 फुट हो गया या फिर इतना 1 फुट हो गया, ऐसे बता देते हैं। तो रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल मुट्ठी का उपयोग किया जाता है। आज भी भारत में कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग करके लंबाई के मात्रक के रूप में देखा होगा। सुविधा अनुसार शरीर में ऐसे बहुत से भागों का मात्रक के रूप में उपयोग होता रहा है, तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, और ये किन्होंने किया, फ्रांसीसियों ने किया। ठीक है, ध्यान रखना। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आज जिस मात्रक प्रणाली का, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, यहाँ से फिजिक्स से स्टार्ट होती है। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI मात्रक कहते हैं। अब जब हम लोग कई बार बोलते हैं ना इसका SI मात्रक क्या होगा, इसका SI मात्रक, तो हम लोग क्या क्या होता है भाई SI मात्रक, तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली होती है, उसके द्वारा एक मानक प्रणाली का जो है उपयोग करते हैं, उसे SI मात्रक कहते हैं। लंबाई का जो SI मात्रक मीटर है, क्या है, मीटर है, आपने पढ़ा होगा। अब मैं जो ये पीला पीले नीले नीले गहरे कर रहा हूँ ना, इसको ध्यान रखना आप, है ना, तो फिर जरूरी भी है। मीटर पैमाना दिखाया गया है 7.6 में। इसमें आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर एम की 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितने, 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों चीजें, 1 मीटर बराबर कितने, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है ना, तो उसके लिए हमने क्या बना लिया, किलोमीटर बना लिया। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। जब 1000 मीटर हो जाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, 1 किलोमीटर। जब 100 मिलीमीटर हो जाएंगे तो उसे 1 सेंटीमीटर बोल देंगे। जब 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे तो उसे 1 मीटर बोल देंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को SI मात्रक में माप सकते हैं। ऐसा करने से
पहले हमें दूरी तथा लंबाई मापने का सही ढंग जानना आवश्यक होगा। अब लंबाई की यथार्थता या शुद्धता कैसे माप सकते हैं वो हम लोग बात करेंगे कि अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार के मापक युक्ति का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, दर्जी मापक फीते का उपयोग करते हैं, जबकि कपड़े की व्यापारी जो है मीटर छड़ का काम में लेते हैं। एक छड़ आती है। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेरा अथवा अपने सीने की वक्ष के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे मापों के लिए आपको मापक फीता अधिक सुविधाजनक होगा। भाई मीटर जो होता है पैमाना वो कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन फीता क्या होता है, फीता भी पैमाना ही होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग जो है घुमा के मापन कर सकते हैं। चाहे आपके वक्ष की जो है आपको लंबाई मापनी हो, लंबाइयाँ जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स से 15 सेंटीमीटर पैमाने का काम में ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 7.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए, ठीक है। और फिर क्या करना है, कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं अथवा इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने को कोई भी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं, तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक में इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। भाई जैसे 15 सेंटीमीटर हम लोगों ने जो है मापना है। अब हमारे पास जो स्केल है ना, उसमें जो है एक आपको पूर्णांक जो है वो शून्यांक जो है वो गायब दिखाई दिया, तो हमने क्या है 1.0 सेंटीमीटर से माप लिया। अब लेकिन माप तो लिया, अब हमें वो एक जो है सेंटीमीटर वो पूर्णांक जो है वो दूसरे में घटाना तो पड़ेगा ना, तभी अपने पास शुद्ध लंबाई आएगी, है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। जैसे 7.8 में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर आया, तो हम लोगों को वस्तु की लंबाई निकालने के लिए इसमें से 1.0 सेंटीमीटर जो निकालना पड़ेगा, तब लंबाई हमारी 13.3 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तीसरा, माप लेने के लिए आंखों की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। 7.9 में दिखाए अनुसार आपकी आंखें जिस बिंदु की माप ली जानी है उससे ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी की सही स्थिति है। इस ध्यान दीजिए कि बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर तथा ए व सी से पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं। भाई अगर मैं यहाँ से 20 से इसको देख रहा हूँ, जैसे ये बी वाला है, अगर इसको देख रहा है तो इसको बिल्कुल इधर और इधर का बराबर दिखेगा, लेकिन इधर वाला देख रहा है तो इसको लगेगा कि नहीं यार इधर से ऊंच नीच है, इसलिए हमको बिल्कुल सीधा भी बैठना पड़ेगा। तो अपने सहपाठियों की ऊंचाई पहले बालिस्तों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। इसके लिए अपने सहपाठियों को दीवार के पास पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर को ऊपर दीवार के एक चिन्ह अंकित कर दीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बालिश्त या फिर अपने हथेली, बालिश्त का मतलब हथेली, और फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हथेली, या फिर इसको कुछ और भी बोलते हैं, बुलांत बोलते हैं ना अपने मारवाड़ी में, ठीक है। फिर मीटर पैमाने में मापिए। अन्य सभी विद्यार्थी से इस लंबाई के इसी प्रकार मापने के लिए कहिए। विभिन्न विद्यार्थी द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन करना है। और कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थी के बालिस्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब कॉलम 3 में के परिणामों को देखिए जिसमें सभी मापे मानक पैमाने द्वारा ली गई है। ये परिणाम जो है एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे से ठीक बराबर है? यदि नहीं तो आपके विचार से ये अंतर क्या होगा? आखिरी सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बालिस्तों का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। यह अंतर प्रेक्षण में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकते हैं। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के लिए महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में हम लोग सीखेंगे। भाई ये बोल रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, पहले तो एक दोस्त की जो है लंबाई मापनी है, फिर अलग अलग लोगों को बोलना है कि आप भी मापो। तो उसमें क्या कोई गलती कर रहा है, क्या कोई किसी प्रकार से माप रहा है, किसी की बुलांद छोटी है, किसी की बड़ी है, तो ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है।
बोल रहा है कि वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे की एक सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु A पर रखना है और अब धागे की अंगुली तथा अंगूठे का तना हुआ रखकर इसे छोटे भाग की ओर के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए। अपने दूसरे हाथ से धागे की और थोड़े भाग को वक्रित थोड़ा रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रकार को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु B तक पहुंचे। धागे को का जो भी भाग बिंदु B पर है वही एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे की को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंदी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई है। ये बोल रहा है कि एक वक्र रेखा की लंबाई मापने हैं और उसके लिए किसी धागे का उपयोग करना है। तो धागे की जो एक सिरा जो है उस पर एक घाट लगा देना है और जब ये आपको दिख रहा होगा बिंदु A, ये बिंदु A, तो ये जो बिंदु A है यहां पे हम लोगों को जो है क्या रखना है, इसको अंगूठे को रखना है। ठीक है, धागे को अपनी अंगुली तथा क्या बोल रहा है, अब धागे को अपनी अंगुली तथा अंगूठे में तना हुआ रखना है। तना हुआ रखने के बाद हम लोगों को क्या है कि इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामना है और दूसरे हाथ से धागे की और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश पे लाना है और इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बीच की वक्र रेखा के बिंदु B तक इस धागे को पहुंचाना है। अब धागे का जो भाग है ना वो बिंदु B पर है जहां पर एक चिन्ह अंकित करना है और अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाना है और अनुदिश फैलाने के बाद धागे के आरंभ में बंदी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के प्रयोग की लंबाई इन दोनों को मापना है और यहाँ जो है ये माप आपकी इस वक्र रेखा जिसको हम लोग आड़ी तिरछी रेखा कह सकते हैं इसकी लंबाई हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि सुनिश्चित करने के लिए हम दूरियों की लंबाई को यथार्थ माप ले रहे हैं। हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हम कुछ मानक मात्राओं की आवश्यकता होगी। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो अपने हाल ही में देखी है। इनकी सूची 7.4 में बनाई गई है। आपकी सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे हुए व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपकी हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती है। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हैं बनाइए आप। अब ये काम आपको करना ही है। बात करते हैं इनमें से कौन सी गतिशील है और कौन सी विराम है। आपने ये देखना कैसे सुनिश्चित करना है कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है। भाई गति और विराम में हम लोगों को ध्यान से देखना। आपने ये देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती है जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर हम आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। यानी कोई चिड़िया बैठी है और वो उड़ के दूसरी जगह चली गई तो वो गति कर रही है, टेबल तो वहीं की वही है, यानी कि वो विराम अवस्था में है। हम किसी चींटी की गति को ध्यान में देखिए, हम देखना है जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है चित्र में 7.11 में। कागज पर रेंगती जाएं और आप इसकी स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते जाएं। कुछ समय पश्चात कागज जो है उसको सीट को इधर उधर हिलाकर इससे चीनी एवं चींटियों को हटा दें। यानी कोई चीनी के टुकड़े डालने हैं कागज पे। अब वो जैसे कागज पे घूमती जाएगी, चीनी खाती जाएगी, है ना, तो उसके पीछे जो है वो कागज पर हम लोग बिंदु जो है वो अंकित करना है जिन्हें आपस में क्या करना है, जोड़ना है तीरों को, और तीनों को जोड़ के जो है चींटी की जो गति की दिशा है वो दर्शानी है। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है वह कुछ सैकड़ों के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ गति की को दर्शाता है। कुछ सेकंडों में के अंतराल में जो है वो इन्होंने क्या किया, गति कहाँ की वो हम लोगों को जो दर्शानी है। अब गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। तो हम लोग गति की परिभाषा करते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन जो है वो क्या कहलाती है, गति कहलाती है। अब क्या आप ऐसा नहीं मानते हैं, है ना। क्रियाकलाप 5 में समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन, बिजली का पंखा जैसे अन्य वस्तुओं को किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तुएं कुछ समय
के दूसरे स्थान तक गति कर रही है? नहीं। क्या आपने इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियां आपके अपना अथवा घड़ी की सुइयां कैसे गति करती है? क्या इनकी गति चींटी तथा रेलगाड़ी की गति जैसी दिखाई देती है? आइए हम कुछ प्रकार की गतियां देखते हैं जिनमें से हम विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी। अब गति के प्रकार। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। ये किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा की अनुदिश दौड़ाते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? भाई जो गति के प्रकार हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी सीधी सड़क है, किसी वाहन की गति हम लोग, या फिर किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, या फिर किसी गिरते हुए पत्थर की गति का परीक्षण हम लोग करें तो 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक की भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इस प्रकार के उदाहरण सोच सकते हैं? बहुत सारे उदाहरण इसमें हो सकते हैं। पंखे की गति हो सकती है, मतलब सीधी गति। इन सभी उदाहरणों में हम ये देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। सॉरी, पंखे की गति सीधी सरल रेखा में नहीं है। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी एक गति जिसमें सीधी रेखा में गति, भाई वाहन किसी सड़क पर चल रहा है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ में से तेजी से घुमाना है। पत्थर की गति को ध्यान से देखना है। हम देखते हैं कि पत्थर वर्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। इस गति के पत्थर को कि आपके हाथ से दूरी समान रहती है, इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। यानी जिसमें हाथ जो है एक जगह रहेगा और धागे को हम लोग घुमाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। या पंखे की गति क्या कहती है? वर्तुल गति कहलाती है। ठीक है, समझ रहे हो? बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति जो है वो वर्तुल गति है। यानी दो प्रकार की गति हमने पढ़ी, एक सरल रेखीय गति और एक गति कौन सी? वर्तुल गति। बिजली का पंखा जो है अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती है तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती है। जब हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित करते हैं तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। उसके बाद बात करें, कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय में अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। डोरी में बंधा हुआ वही पत्थर लेना है और जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामना है और लाल पत्थर को डोरी से लटकने देना है। यह एक लोलक है और एक हाथ से पत्थर, भाई ऐसे एक उन्होंने क्या किया, एक ऐसा कुछ बनाया और यहाँ एक डोरी है और यहाँ पे एक पत्थर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि इसको जो है हिलाना है और हिलाने के बाद फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ देना है। लोलक की यह गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है। भाई एक जो लोलक है, अगर मैंने यहाँ पे बनाया, ये लोलक है, लोलक एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, तो ये जो गति है वापिस ये बार बार आता रहेगा और धीरे 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 यहाँ रुक जाएगा। तो ये गति कौन सी? आवर्ती गति है। वृक्ष की शाखाएं इधर उधर हिलना, लहराना, झूलना, झूलते बच्चे, ये देखो यहाँ पे तीनों गतियों के उदाहरण में एक साथ लिखूंगा। अभी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, चलो आपकी सुविधा के लिए। अब देखो यहाँ इंपोर्टेंट क्या आता है? सरल रेखीय गति एक गति है, दूसरी गति वर्तुल गति और तीसरी गति आवर्ती गति। ठीक है, सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्ती गति। अब जो एक मिनट यहाँ स है, ठीक है, सरल रेखीय गति के उदाहरण हमने जैसे रेल गाड़ी की गति, जैसे ट्रक की गति। वर्तुल गति में हम लोगों ने बोला कि घड़ी की गति, या फिर हम लोग ये बोले, क्या बोल सकते हैं? एक मिनट, जैसे आवर्ती गति में हम लोगों ने क्या बोला कि आवर्ती गति में हम लोग जो है ये बोल सकते हैं कि किसी सरल लोलक की गति,
ठीक है, अब आगे बात करें। ये बोल रहा है कि सरल लोलक की गति के साथ साथ यहाँ उदाहरण बहुत सारे दे रहा है। जैसे वृक्ष की शाखाएं इधर उधर घूमती है, तो वो कौन सी गति? आवर्ती गति। झूला, झूलते बच्चे की गति जो है, झूला गया ऊपर, झूला नीचे आया, उसको क्या बोलेंगे? आवर्ती गति। सितार की डोरियों की गति आवर्ती गति। तो ये सब उदाहरण आपको ध्यान रखना है, ये उदाहरण डायरेक्ट पूछे जाते हैं ना प्यारे मित्रों। क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई मशीन का परीक्षण किया? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है जबकि इसका पहिया वर्तुल गति में घूमता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जो जब तक पहिया घूर्णन करता है जब तक वो निरंतर ऊपर नीचे आती है, इसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि सुई जो है आवर्ती गति कर रही है? क्या आपने फर्श पर लुढ़कती हुई किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यह गेंद किसी फर्श यह गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती हुई घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार की सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी, यानी कि एक वस्तु जो है एक टाइम में एक से अधिक गति भी कर सकते हैं, वो सरल रेखीय कर सकते हैं, घूर्णन भी कर सकती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिसमें गति की विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है? इस अध्याय के अंतर्गत हम बहुत से मापन क्रियाकलाप किए तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की। हमने देखा कि समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो गति की परिभाषा समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है ना, और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें जानकारी मिलती है कोई वस्तु कितनी धीमी है, कितनी तीव्र है। पर्स पर घोंघे का रेंगना, तितली एक पुष्प से दूसरे पुष्प मंडराना, भंवरे का, और नदी का जो है वो प्रवाहित होना, वायु का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के पारित चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करना, तथा सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थितियों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। अब हम लोगों ने वर्तुल गति यहाँ पे देखी। वर्तुल गति क्या होती है? जैसे घड़ी की गति हो गई, है ना, यानी कि गोलाई में घूमना। दूरी क्या हो गई? दूरी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में जो रेखा बनती है, सरल रेखा बनती है, उसे दूरी कहते हैं। मापन, किसी भी चीज को या दूरी को या फिर गति को क्या करना है? मापना, या फिर उसको जो है अंदाजा लगाना, मापन कहलाता है। गति क्या कहलाती है? गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय के साथ परिवर्तन, वो आपकी गति कहलाती है। आवर्ती गति क्या कहलाती है? जब एक सरल लोलक को हम लोग जो है वो अगर यहाँ पे इस हवा में झुलाते हैं तो बार बार अगर उसी बिंदु पे जाके उसी बिंदु पे आना, आपके सिलाई मशीन की सुई मान सकते हो, आपके टहनी मान सकते हो, एक झूला झूलता हुआ बच्चा मान सकते हो। ये सब आवर्ती के उदाहरण है। सरल रेखीय गति में हम लोग क्या उदाहरण ले सकते हैं? बस की गति, बस की गति, रेल की गति, रेल की गति, ये सब ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एसआई मात्रक क्या होते हैं? जिन मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय मानक पैमानों के द्वारा जो है मापने की क्रिया में यूज लिया जाता था, एसआई मात्रक, मीटर हो गया, फीट हो गया, है ना। मापन के मात्रक क्या हो सकते हैं? मापन के मात्रक किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, फीट हो गया, ये सब क्या होते हैं? मापन के मात्रक होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में परिवहन में विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम से दूसरे आदि उपयोग कर मापन के मात्रक के रूप में करते थे। ऐसी उलझने होती थी, इसलिए किसी एक समान प्रणाली को विकसित किया गया, आवश्यकता हुई। ठीक है, अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मात्रक का उपयोग करते हैं जिसे संसार में मान्यता प्राप्त है। ऐसा ही मात्रकों की लंबाई, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ मीटर में कोई चीज़ माप रहा हूँ तो पाकिस्तान में भी जाके मीटर में ही मापना होगा, आपके अफगानिस्तान में भी मीटर में, अमेरिका में भी जाओगे मीटर में। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है जिसमें उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो किसी एक निश्चित समय अंतराल के पास दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। तो ये सब बातें हम लोगों ने इस पार्ट में की। अब अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सॉरी
अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 108 नंबर चैप्टर होगा। लेकिन मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना भाई, है ना। इससे क्या है कि देखो मैं पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग मेरे सामने होते नहीं हैं तो हम लोग कोई और बात तो कर नहीं सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि जैसे मेरे सब आप सब दोस्त हो और उन सभी दोस्तों से मेरा रूबरू नहीं होता ना, थोड़ा सा बोरिंग लगता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ाना होता है, आप लोगों की इच्छाएं जो है वो हम लोगों को जो है पढ़ाने में मजबूर कर देती है ना। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो आगे अध्ययन करते हैं। जब तक आप लोग भी पानी वानी पी लो भाई, है ना। और आप लोग तो पी रहे होंगे, आपका कौन सा मुंह दर्द कर रहा है ना, है ना। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का अपना नया चैप्टर, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको परावर्तन समझ में नहीं आता कक्षा 6 का परावर्तन उठा के देखना, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चलो। चलो, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन को पढ़ लेते हैं। अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हो, यानी कि हमें 50 मिनट हो गई है पढ़ाते हुए। अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हो, यानी कि आप लोग जो है वो क्या हो, एक सीरियस स्टूडेंट हो। और सीरियस स्टूडेंट को अगर हमारे साथ जुड़े रहना है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलो, अब चलते हैं और आज की अगले चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप बोर हो गए हो ना तो थोड़ी सी देर बाद में इसको वापस से देख लेना, क्योंकि ये क्लास यहीं पड़ी रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। लेकिन अगर आप लोग बोर नहीं हुए हो, आराम से ईयरफोन लगाओ और इसको सुनो, बस देखो मत, सुनो। तो सुनने से भी मजा आएगा आपको। चलो, हमने जो है चारों ओर बहुत सारी अपनी जो है देखो, अब चलो करते हैं क्लास को। पेन चेंज कर लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। ये बोल रहा है प्रकाश पढ़ना है, छायाएं पढ़नी है और परावर्तन पढ़ना है। अब तीनों ही के बारे में बारीकी से अगर अध्ययन करना है, सबसे पहले ये। फिर अगली बार जब हम लोग परावर्तन करेंगे ना, फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि जब ये सब चैप्टर पूरे हो जाएंगे तब हम लोग इन सब का जो चैप्टर है उनको एक साथ, जैसे प्रकाश छाया परावर्तन में कितना छठी क्लास में, कितना सातवीं में, कितना आठवीं में, कितना में, उन सबको एक साथ हम एक ही बार में करवाएंगे। थोड़ी सी चार्जिंग लगाने की सुविधा मुझे करनी पड़ेगी, चार्ज नहीं है मेरा लैपटॉप, थोड़ा सा लैपटॉप को चार्ज जरूर लगा दिए। ठीक है, चलो 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 स्टार्ट करते हैं। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें देखते हैं, बसें देखते हैं, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपने आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तथा तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखते हैं? मान लीजिए रात्रि के समय में आप पूर्णतः एक अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? क्या देख पाते हैं? नहीं। लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाएं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं? ऐसा नहीं है, बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। यानी कि किसी भी वस्तु को अगर देखना है ना, तो आप लोगों के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी। अगर कल को हम लोग ये बोलें कि सूर्य देवता बिल्कुल भी नहीं आए, और रात्रि के टाइम में जब सूर्य देवता नहीं आते हैं तो क्या होता है? अंधकार हो जाता है। फिर आप बोलोगे कि सर तारे आ जाते हैं, चंद्रमा आ जाता है, तो वो भी तो क्या देते हैं? प्रकाश ही देते हैं। तो यानी बिना प्रकाश के किसी भी चीज को, या फिर अंधेरे में किसी भी चीज को देखना हमारे आंखों के लिए मुमकिन नहीं है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है, ठीक है ना। हम्म, प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक पिंड पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय क्या, दिन के समय जो है इसी प्रकार प्रकाश में वस्तुओं को देख सकते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दीप्त पिंड कहते कैसे कहते हैं? जो वस्तुएं सूर्य के प्रकाश की तरह, यानी कि जो वस्तुएं चमकदार होती है, जो अपने आप में प्रकाश का उत्सर्जन करें, उन्हें दीप्त कहते हैं। और जो नहीं करे उन्हें तो क्या कहेंगे? अदीप्त कहेंगे, या फिर, है ना। बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसे वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश का
प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा वस्तु का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है तब हमारी आंखें की ओर जाता है। यानी जब तक हमारी आंखों में जो है प्रकाश की किरण नहीं जाएगी हम नहीं देख सकते भाई। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ परिभाषा यहाँ पे बताऊंगा, ज्यादा कुछ करूंगा नहीं। किसी वस्तु के अगर आर पार नहीं देख सकते तो अपारदर्शी। किसी वस्तु के अगर जो है प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाकर कोई अगर वस्तु दें, अपने मतलब कोई भी वस्तु है अगर उसके आर पार प्रकाश नहीं जाए तो अपारदर्शी। अगर कोई वस्तु है जिसके प्रकाश आर पार जा सके तो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। आपके लेंस हो गए, चश्मे वगैरह में होते हैं ना। और कुछ वस्तुएं आर पार देख भी सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी कहते हैं और इसके बारे में हम लोग पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं। अब इस बार क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बातें करेंगे। ये कुछ प्रेक्षण है वो आप लोग देख लेना। ये बोल रहा है छायाएं वास्तव में क्या होती है? छाया वास्तव में क्या होती है ये बोल रहा है। उसके लिए क्रियाकलाप बोल रहा है कि जैसे कोई भी है, ये बोल रहा है, ये पढ़ ही लेते हैं फिर। प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को, इसमें क्या है कि हम लोग कुछ छोड़ भी नहीं सकते और कुछ ऐसा भी लगता है कि यार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन वो इंपॉर्टेंट निकल जाता है। ठीक है। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक दूसरे करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण हैं। कभी कभी आप वस्तु की छाया को देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। यानी वही ये तो ये बोल रहा है कि वस्तु की छाया किस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करें हम लोग। ये देखो, कोई भी वस्तु यहाँ पे रखी है अपने, तो उसकी छाया हमको यहाँ पे दिखाई देती है। तो वो क्या होती है? छाया क्या होती है? छाया यही होती है कि हम किसी भी वस्तु के अगर पीछे अपारदर्शी कोई वस्तु है और अपारदर्शी वस्तु के पीछे से कोई आपके प्रकाश आए तो वो वहां पे क्या बना देता है? छाया बना देता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है लेकिन हम लोग जो है वो वही चीज पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए जरूरी होगी। ये बोल रहा है सूची छिद्र कैमरा, ये क्या होता है? सूची छिद्र कैमरा क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। हम्म, सूची छिद्र कैमरा का क्रियाकलाप भी हम लोग पढ़ेंगे। शायद यह आप सोचते होंगे किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। दो ऐसे बॉक्स लेने हैं जिन एक बॉक्स की दूसरे बॉक्स के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों को एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाना है और इसी प्रकार एक छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति बनानी है जिसकी जो भुजा है लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर हो। इस कटे हुए भाग का ट्रेसिंग पेपर पारभासी चिपकाकर ढक देना है। छोटे छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाना है कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखना है। अपने सिर का सिर तथा सूची छिद्र के कैमरे को क्या करना है बताओ? काले रंग के कपड़े से ढक लेना है। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करना है। सुनिश्चित करना है कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तथा खिसकाना है जब तक दूसरे छोर पर लगे ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरों के प्रतिबिंब अपने छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के प्रकाश तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों को व्यक्तियों को देख सकते हैं। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं को रंगों को जो है दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे हैं? आश्चर्य आश्चर्य। आइए हम अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते को एक बड़ी सीट चाहिए जिसमें मध्य में एक छोटा सा सूक्ष्म छिद्र हो। गत्ते की सीट को सूर्य की तरफ इस प्रकार पकड़ें कि उसकी छाया साफ गत्ते
छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वर्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की सीट की छाया के मध्य देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। ठीक है। अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की सूची चित्र प्रतिबिंब देखिए। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र पर्दे पर इस तरह से व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे को साफ सूर्य आरंभ होने के सूर्य प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य प्रतिबिंब का एक भाग सीधे काला हो जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, यह हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, चलिए इंपॉर्टेंट तो यहाँ से आएगा। दर्पण व परावर्तन क्या होता है? परावर्तन क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, आप देखते हैं कि वह दर्पण में अचानक चेहरे का परावर्तन है। मतलब आपके जो चेहरे है उसका परिवर्तन किसमें है? दर्पण में है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम जी परावर्तन या फिर उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है। कभी कभी झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों अथवा अन्य अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। ये कुछ यहाँ पे बताया हुआ है कि किस प्रकार से परावर्तन होता है। ठीक है। यह बोल रहा है कि एक बड़ी थर्माकोल की सीट के एक किनारे पर कंघी तथा दूसरे किनारे पर जो है वो आपको क्या रखनी है? एक दर्पण दर्पण लगाना है। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन सीट बिछाइए। वही इसे इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए तथा अथवा कंघी के सामने टार्च के से प्रकाश किरण डालिए। कचरा ये किस प्रकार के दर्पण में परावर्तित होता है? अब जो कुछ दीप्त किसे कहते हैं? जो क्या करती है? अपने आप में रोशनी देती हो, उसे दीप्त कहते हैं। दर्पण जिसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? प्रतिबिंब या परावर्तन देख सकते हैं। अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। सूची चित्र कैमरा जिसके एक छोटा सा छिद्र हो, उससे हम लोग जो है चलती वस्तुओं को देख सके। परावर्तन परावर्तन एक प्रकार का प्रतिबिंब ही होता है। छाया छाया क्या होती है? जब हम लोग जैसे खड़े हैं तो हमारे पीछे से प्रकाश आ रहा है तो सामने की तरफ क्या बनेगी? छाया बनेगी। पारभासी जिसके आर पार देख सकते हैं लेकिन धुंधला। पारदर्शी जिसके आर पार देख सकते हैं तो वो क्या होंगे? पारदर्शी होंगे। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है ना। और हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं जैसे लेंस में देखते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भागों को ही अपने में से होकर जाने देती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनाती है। साधारण सामग्री में सूची चित्र कैमरा बनाया जा सकता है। इसका उपयोग सूर्य अथवा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जाता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण वस्तुओं से हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने जो है आज 2 चैप्टर पढ़े हैं, 7 और 8। कल जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो 9 और 10 पढ़ेंगे। फिर हम लोग 2 चैप्टर और बचेंगे, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग मेरा साथ देते रहें। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग 6ठी कक्षा की किताब को पढ़ने के लिए आप मेरे पास आए हुए हैं। तो ये एक बढ़िया है और यही एक सच्ची शिक्षा की नींव है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई है ज़िंदगी में कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कमज़ोर क्यों है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एक चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है कि हम लोग छोटी कक्षाओं को बड़ा सीरियसली नहीं लेते, जबकि बच्चों में जो स्किल्स डेवलप होती है वो छोटी कक्षाओं में ही होती है। ठीक है। तो मिलते हैं किसी और अन्य कक्षा में, तब तक के लिए राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत।